Hello friend, this is Amir and you are watching Safety Point. This is third and last lecture of IGC 1 Element 1 और अभी तक आप लेक्चर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक करके दोनों वीडियो को देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से भी जा करके दोनों वीडियो को देख सकते हैं। और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस लेक्चर में टॉपिक का नाम हमारा है हु डज व्हाट इन ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अंदर हमें कौन कौन सा कंटेंट पढ़ना है वो एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयर के बारे में जानते हैं, एम्प्लॉयर होता क्या है। सेकेंड हम जानेंगे द शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जॉइंट ऑक्यूपायर्स ऑफ प्रीमिसेस। और थर्ड हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट के बारे में। फर्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं एम्प्लॉयर के बारे में। अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन डेट एम्प्लॉयज पीपुल or the employer in this context is normally an organization such as company and is sometimes referred to as corporate body। इसको आप ऐसे समझो, जो भी जॉब प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड हायर करता है, उसे हम क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर। और जो बंदे उसमें आके काम करते हैं उसको हम कहते हैं एम्प्लॉई। एम्प्लॉई जो है उस कंपनी में काम कर रहा है किसके लिए, एम्प्लॉयर के लिए। एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। सपोज अमेज़न का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अमेज़न एक कंपनी है, उसके अंदर बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं एम्प्लॉय, उन सारे लोगों को। और वो सारे एम्प्लॉय किसके लिए काम कर रहे हैं, अमेज़न के लिए। तो अमेज़न हमारा क्या हो गया, एम्प्लॉयर। जो भी एम्प्लॉयर है वो हायर करता है एम्प्लॉय को अपने काम कराने के लिए। तो इससे आप समझ सकते हैं एम्प्लॉयर होता क्या है। तो अमेज़न हमारा क्या हुआ, एज ए एम्प्लॉयर। अब किसी भी कंपनी में आप जाएंगे जॉब करने तो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है, जो टॉप मैनेजमेंट से लेके हमारा सुपरवाइज़र और वर्कर तक का होता है। वर्कर का तो नाम नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, बट टॉप मैनेजमेंट से सुपरवाइज़र तक का नाम मेंशन होता है उसमें। इसको हम दो टाइप में डिवाइड कर रखे हैं। सबसे पहला हमारा डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजर, ये हमारे टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। मिडिल मैनेजमेंट में हमारे आते हैं मैनेजर एंड सुपरवाइज़र। आप ये स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, जो एक होता है, उसके अंदर कुछ डायरेक्टर होंगे, डायरेक्टर के अंदर कुछ मैनेजर्स होंगे, और उस मैनेजर्स के अंदर सुपरवाइजर्स होंगे। तो ऐसे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट जो टॉप मैनेजमेंट में है वो डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजर्स आते हैं। अब इनका कुछ वर्क होगा कंपनी के अंदर। इनका क्या वर्क होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन और प्रायोरिटी सेट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किस दिशा में जाना चाहिए और उनका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, वो कौन से लेवल को अचीव करना चाहते हैं। और ये बहुत सारे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। सारी पॉलिसी यही लोग डिसाइड करते हैं कि क्या क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या रूल होना चाहिए, क्या डिसिप्लिन होना चाहिए। तो इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, वो पॉइंट बाय पॉइंट मैंने मेंशन कर रखा है, उसको आप देख सकते हैं। जैसे पहला आप देख सकते हैं द राइट हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी पुट इन प्लेस। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट करवाना इनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि डाउन द लाइन वो अपने डायरेक्टर को बोले, डायरेक्टर मैनेजर को बोलेगा, मैनेजर सुपरवाइज़र को बोलेगा, सुपरवाइज़र फिर डायरेक्टली वो वर्कर को बोलेगा कि जो भी टॉप मैनेजमेंट का जो इंफॉर्मेशन है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए वर्कर तक। अगर टॉप मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन लेता है तो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। इसीलिए टॉप मैनेजमेंट से ही डिसीजन आनी चाहिए, ताकि उसको फिर लोअर लेवल पे, वर्कर लेवल पे सारे मानते हैं कि हाँ ये जो भी डिसीजन है ये किसका है, मैनेजमेंट का है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट या हेड ऑफ कंपनी का है। सो उसको वो फॉलो करेंगे। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जो भी डिसीजन, जो भी पॉलिसी हो उसको टॉप मैनेजमेंट से ही आनी चाहिए।
तो सारा पॉइंट आप एक एक करके देख सकते हैं कि क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब एक एक मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो आप उसको एक बार रीड कर लेना सारे पॉइंट को। बाकी डिटेल्स में बता दिया कि इनका वर्क होता क्या है। मिडिल मैनेजमेंट के अंदर मिडिल मैनेजर एंड सुपरवाइज़र आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोई भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना है अगर डाउन द लाइन। सपोज़ हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो इनका वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड का, वो इनके अंदर आता है कि आपको इम्प्लीमेंट करवाना है डाउन द लाइन। लाइन मैनेजर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके। किसकी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके अंदर आती है? जो स्टाफ डायरेक्टली उनके अंदर काम कर रहे हैं, पहला। दूसरा, जो भी स्टाफ उनके अंदर काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में जो उनके नीचे होंगे स्टाफ, वो सारे सारे का हेल्थ एंड सेफ्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लाइन मैनेजर का ही होगा। और उनका जो एरिया होगा लाइन मैनेजर का, उस एरिया के अंदर जो भी एक्टिविटी होगी वो उनके कंट्रोल में होगी। ये इनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी। नाउ हमारा सेकेंड टॉपिक है द शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जॉइंट ऑक्यूपायर्स ऑफ प्रेमिसेस। When two employers share a workplace, it is not difficult to imagine that the risk that one employer creates in that workplace may affect the employees of the other employer. इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक वर्क प्लेस पे दो एम्प्लॉयर शेयर कर रहे हैं उस जगह को, तो एक एम्प्लॉयर का रिस्क दूसरे एम्प्लॉयर के एम्प्लॉय को इफ़ेक्ट करेगा। आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज़ एक 4 फ्लोर की बिल्डिंग है। ग्राउंड फ्लोर पे आपका पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर पे आपका एक्सपोर्ट का काम चल रहा है, स्टिचिंग, कपड़े वगैरह बन रहे हैं। सेकेंड फ्लोर पे आपका बीपीओ है, कॉल सेंटर। और थर्ड फ्लोर पे आपका कोई लेदर की फैक्ट्री, लेदर का काम चल रहा है। और तीनों एक दूसरे से अलग हैं, किसी को किसी से कुछ मतलब नहीं है। तो अगर आग लगेगी एक्सपोर्ट कंपनी में, तो वो ऊपर वाले को पता चलेगा नहीं, और आग बहुत तेज़ी से बढ़ती है। अगर फायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ऊपर वाले क्या होंगे, वो फंस जाएंगे ऊपर ही, वो नीचे आ नहीं पाएंगे, और ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है उसकी वजह से। तो आग लगी एक्सपोर्ट कंपनी में, तो वहाँ वो एम्प्लॉयर किसको इफ़ेक्ट किया? एक तो आपको बीपीओ कॉल सेंटर वाले एम्प्लॉयर को इफ़ेक्ट किया, और जो लेदर का काम जहाँ चल रहा था वो वाले एम्प्लॉयर को भी इफ़ेक्ट किया। तो एक एम्प्लॉयर का रिस्क दूसरे और तीसरे को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इसके वजह से कुछ आईएलओ ने गाइडलाइन दिया हुआ है। आर्टिकल 17 में मेंशन है, वेन एवर टू और मोर अंडरटेकिंग इंगेज इन एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली एट वन वर्क प्लेस, they shall collaborate in applying the requirements of this convention। अगर जब भी वो किसी वर्क प्लेस को शेयर करेंगे, दो या दो से ज़्यादा एम्प्लॉयर, तो वो क्या करेंगे, अपना जो भी रिस्क असेसमेंट होगा वो एक दूसरे से शेयर करेंगे, ताकि एक दूसरे का रिस्क उन्हें पता चल पाए। आप इसको ILO 164 में डिटेल्स में जान सकते हैं। नोट में आप देखिए, मैं मेंशन कर रखा हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोनों एम्प्लॉयर के लिए कि एक दूसरे को कोऑपरेट करे, कोऑर्डिनेट करे, गुड हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड को उस वर्क प्लेस पे मेंटेन रखने के लिए। इस लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट। कॉन्ट्रैक्टर को कैसे मैनेज करें, कॉन्ट्रैक्टर होता क्या है। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। सपोज आपका घर बनना है,
घर बनना है तो घर में क्या क्या वर्क होता है, सिविल वर्क होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, प्लम्बिंग वर्क होगा, कारपेंटर का भी वर्क होगा। तो सबके कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग होते हैं। सिविल वर्क के लिए सिविल कॉन्ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, प्लम्बिंग वर्क के लिए प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर। तो सारे कॉन्ट्रैक्टर को आप अपना वर्क दे दोगे, वो आपको वर्क कंप्लीट करके दे देंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर वर्क प्लेस पे बहुत वाइडली यूज़ होते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा लेबर चाहिए तो भी आप कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर सकते हो कि हमारे पास काम ज़्यादा बढ़ गया है, आप एक्स्ट्रा लेबर प्रोवाइड कर दो। तो कॉन्ट्रैक्टर आपको क्या करेगा, एक्स्ट्रा वर्कर भी प्रोवाइड कर देगा। एक पॉइंट देख लेते हैं, लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्टर आर एंगेज बाय क्लाइंट इन लॉट्स ऑफ डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस एट वर्क। सही बात है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आप यहाँ पे क्लाइंट हो, आप घर बनवाना है आपको तो आप क्लाइंट हो। तो आप बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर को एंगेज कर रखे हो डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए, जैसे सिविल वर्क के लिए, कारपेंटरिंग वर्क के लिए, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए, और अगला हमारा प्लम्बिंग वर्क के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर को आप डिफरेंट डिफरेंट वर्क पे एंगेज कर रखे हो। तो आप एज ए क्लाइंट की तरह वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर को कैसे मैनेज करेगा, इसके लिए 3 की एरिया मेंशन किया हुआ है। पहला सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, दूसरा प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क, और तीसरा है मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग द वर्क। पहला हम देख लेते हैं सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछता है। कॉन्ट्रैक्टर को कैसे सेलेक्ट किया जाए। सपोज मैं कोई वर्क दे दिया, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर उसके लिए अप्लाई कर दिए किसी वर्क के लिए। आप एग्जांपल देख सकते हैं। सपोज गवर्नमेंट का कोई टेंडर निकलता है तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें से किसी एक को ही सेलेक्ट किया जाता है। वो डिपेंड करता है बहुत सारी पॉलिसीज़ पे। तो कैसे यहाँ पे कैसे सिलेक्शन होता है कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर का, वो आप देख लीजिए। पहला, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी उनकी होनी चाहिए। दूसरा, एग्जाम्पल ऑफ रिस्क असेसमेंट एंड मेथड स्टेटमेंट होना चाहिए। क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिकॉर्ड होना चाहिए। एक्सीडेंट हिस्ट्री रिकॉर्ड होना चाहिए। रिकॉर्ड ऑफ मेंटेनेंस एंड टेस्ट फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट होना चाहिए, बिल्कुल मस्ट है। मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन और सर्टिफाइड बॉडी, जैसे आईएसओ सर्टिफाइड हो, ओसा सर्टिफाइड हो, ये उनके पास होना चाहिए। रिकॉर्ड ऑफ एनफोर्समेंट एक्शन टेकन बाय अथॉरिटी अगेंस्ट देम, कोई अगर एक्शन ले रखा है एनफोर्समेंट एजेंसी तो उसका रिकॉर्ड उनके पास होना चाहिए। और प्रूफ ऑफ एडिक्वेट रिसोर्स सच एज एसेस टू स्पेशलिस्ट सेफ्टी एडवाइस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें देख करके कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करते हैं। दूसरा हमारा है प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वर्क प्लेस पे जो भी इंफॉर्मेशन है वर्क प्लेस का, उसको क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में एक्सचेंज होना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्टर खुद रिस्क असेसमेंट करे उस वर्क का कि वर्क हमारा वर्क के लायक, वर्किंग के लायक सेफ है या नहीं। क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर मस्ट कोऑर्डिनेट देयर वर्क केयरफुली एंड शो नो टू कन्फ्लिक्ट। अगर वो दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे तो इससे क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होने की चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लास्ट हमारा है मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग द वर्क। तो जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड जो कंप्लायंस है, उसको अरेंजमेंट जो भी करता है वो क्लाइंट के द्वारा से किया जाता है। तो क्लाइंट इंश्योर करता है कि कॉन्ट्रैक्टर का जो भी वर्क प्लेस है, वर्किंग प्रैक्टिस है, वो सेफ होना चाहिए। तो उसके लिए क्लाइंट क्या क्या अरेंजमेंट करता है। सबसे पहले हैविंग ए साइनिंग इन एंड आउट प्रोसीजर होना चाहिए, बिल्कुल। दूसरा, इंश्योर करे कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड ए नेम ऑफ वर्क सुपरवाइज़र।
जो भी सुपरवाइज़र वहाँ काम करते हैं उनका नेम प्रोवाइड करे, उनको प्रॉपर इंडक्शन दे, ट्रेनिंग दे, जो भी कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको, और रिस्क हाई रिस्क एक्टिविटी पे परमिट वर्क सिस्टम लगाए। सपोज वेल्डिंग वर्क होता है तो वहाँ पे हॉट वर्क परमिट हम देते हैं। तो इस टाइप से परमिट टू वर्क सिस्टम होना चाहिए हाई रिस्क एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए। तो क्लाइंट ये सब वर्क को मॉनिटर और मैनेज करता है कि बेटर कंप्लायंस हो और हेल्थ एंड सेफ्टी। सो हमारा एलिमेंट वन फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर देखना है तो पहले ही मैं वीडियो में बता रखा था कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके उस दोनों वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।